नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की, जो हमने सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम आपको 1000 प्रश्न कराने वाले हैं। एक सेकंड। ठीक है, जिसमें हम आपको 1000 प्रश्न कराने वाले हैं। उस सीरीज की आज हमारी चौथी वीडियो है। और आज हम 1000 आज हम जो 100 प्रश्न हैं, टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में पूछे गए, मध्य प्रदेश में पूछे गए, एसएससी जीडी में पूछे गए, दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ये जहां भी सवाल पूछे गए हैं वहां से सवाल उठाए गए हैं। तो दोस्तों, आज टॉप 100 प्रश्न हम करने वाले हैं। और ये टोटल हमारे क्या 1000 प्रश्न होंगे, जिसमें हम 5 से 4 वीडियो और बनाएंगे, 4-5 वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है। जो मैकमोहन है, ठीक है, आपको पता है कि जो रेखा है ये 3 रेखा है, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा और रेडक्लिफ रेखा। इसके साथ साथ में आपको 0 डिग्री लाइन भी एक याद रखनी है। चारों की चारों कहाँ कहाँ है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए जरा, हल्का सा भारत का नक्शा बनाता हूँ, आप लोग थोड़ी सी कोशिश करिएगा समझने की। देखिए, हाथ से थोड़ा सा ना, मोबाइल से ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बस आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा हाथ से ऐसे ही बनाए। दोस्तों, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना पाए, पर देखना आप कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जो मैकमोहन सीमा रेखा है ये हमने क्या कहा, भारत और चाइना के बीच में है। थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैकमोहन सीमा रेखा है ये भारत और चाइना के बीच में है। ये क्या है, मैकमोहन सीमा रेखा। ये किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में है। एक जो आपकी देखनी है, यहाँ पर पड़ती है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिप लाइन, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब आपको देखनी है डुरंड रेखा, यहीं पर पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान। ये वाला हिस्सा ये अफगानिस्तान का है। तो इसमें क्या है, यहां पर एक लाइन पड़ती है, उसको बोलते हैं डुरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने आपको बताया एक लाइन है 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री लाइन पड़ती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये है 0 डिग्री लाइन। तो ये किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखिए दोस्तों, इस पर मैं स्पेशल फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी उत्तराखंड का एक एग्जाम हुआ था। उत्तराखंड के उस एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था कि जो मैकमोहन लाइन है वह किसके बीच में है। ये सॉरी, जो आपकी रेड क्लिप लाइन है वह किस किस के बीच में है। तो आपको पता है कि जो रेड क्लिप लाइन है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान उसमें ऑप्शन में था नहीं। अब आप थोड़ा देखना, जब ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है तो फिर आपके लोग क्या करेंगे। देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, इन दोनों के बीच में जिस रेखा का निर्धारण किया गया था उसको कहा गया था रेड क्लिफ लाइन। जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद होता है तो तब इसके बीच में 0 डिग्री लाइन बनती है। यदि प्रश्न आता है कि जो रेड क्लिफ लाइन है किस किस के बीच में है, तो आप क्या कहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यदि पाकिस्तान ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको बांग्लादेश को वहां पर टिक करना है। देखिए, वैसे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन क्यों है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा का निर्धारण करती है वह एक नदी करती है। तो इसी के आधार पर जो लाइन दी गई, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन को दिया गया। ये 4 हैं जो आपको याद रखनी है। मैकमोहन भारत चाइना, डुरंड भारत अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान और 0 डिग्री लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। चलिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न पर हम चलते हैं। कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी जो हाइट है शायद 455 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। सबसे पहले क्या माना जाता था कि जोग जलप्रपात को माना जाता था। ठीक है, जो श्रावती नदी पर कर्नाटक में है। लेकिन अभी क्या है, अभी किसे माना जाता है, जो कुंचिकल जलप्रपात है इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है भारत का। तो प्रश्न यदि बने कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, कुंचिकल जलप्रपात। प्रश्न नंबर 3, बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय, ये देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो आप लोगों को विदित होगा, यदि आप लोगों ने तुगलक वंश पढ़ा हो, तो तुगलक वंश का जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी। और दोस्तों, एक प्रश्न है यहीं से जो बहुत बार पूछा जाता है कि
सबसे जो अधिक नहरों का जो निर्माण था तुगलक वंश में, वो किसने करवाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह भी फिरोज शाह तुगलक ही होगा। ठीक है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण करता भी इसे ही कहा जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बागोर एक जगह पड़ती है, ठीक है, यहीं से क्या मिलता है आपको? पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो यही पूछा गया है कि भाई श्वेतांबर जो आगम है उसका संपादन किस जैन संगति में हुआ? आपको पता है एक वल्लभी और एक पाटलिपुत्र, दो में संगति होती है, तो जो पाटलिपुत्र वाली संगति है इस संगति में ही श्वेतांबर आगम का जो संपादन है वह होता है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए दोस्तों, जो कुरु महाजनपद है उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये राजधानी पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्या करना, आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना है। कुरु की महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, मगध की राजगृह। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो जो सांची का जो स्तूप है इसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप कहा जाता है। कौन से? सांची के स्तूप को। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो अयोध्या का जो लेख है इस लेख से ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो जो वाजस्नेमी है, ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण जो दिया हुआ है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये दोस्तों आप लोग भी मानते हैं कि हमारे जो देश है, यदि यहाँ पर राजनीतिक एकता होती तो कोई भी देश, ये तुर्की क्या और अंग्रेज क्या, कोई भी एक अच्छी तरीके से भारत के ऊपर कब्जा नहीं कर पाता। लेकिन भारत के अंदर क्या है, राजनीतिक एकता ना उस समय थी और न कहीं आज भी देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा भी और कुछ कारण थे, राजनीतिक एकता बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरी बात, हमारे जो सैनिक वर्ग था ये क्या काम करता था, जो इसके पुराने हथियार हैं उनसे लड़ाई किया करता था। ये भी हार का बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि कारण था। और इसके साथ में आपने देखा होगा कि भारत के जो आदमी है थोड़े से वो पहले से ही अपने आप को वीर योद्धा मानते थे। जो हमारे सैनिक हुआ करते थे उनका जो सरदार होता था वो सबसे आगे आगे जाया करता था। और आपको पता है यदि सरदार ही मर जाए तो फिर सेना तो वैसे ही बिखर जाती है, और यही होता था भारतीयों के साथ। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो खैरुल मंजिल है उस मस्जिद का निर्माण कराया था महाम अनगा के द्वारा। ठीक है, महाम अनगा के द्वारा। गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? तो ये था लॉर्ड डफरिन। इस डफरिन ने क्या कहा था? ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो मराठे थे उनके समय में 2 टैक्स लिए जाते थे, जिसे एक चौथ था और दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी। तो ये प्रश्न बनता है कि चौथ और सरदेशमुखी का संबंध है तो किससे? मराठों से। या फिर पूछा जा सकता है चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो क्या थे? कर थे। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? देखिए, जो भारत में सर्वप्रथम निर्वाचक प्रणाली की जो शुरुआत होती है वह 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है इससे होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं निर्वाचन से संबंधित आपको यहाँ बताऊं कि यदि प्रश्न ये बने कि महिलाओं को जो वोट डालने का अधिकार है ये कब से मिला, तो 1919 का जो अधिनियम था इसी अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो देखिए, जो हमारे न्याय है 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, इसी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसी प्रकार की हमारी समानता दी गई है और एक प्रकार की भ्रातृत्व की भावना
दी गई है। जब आप लोग अच्छी तरीके से जो उद्देशिका है उसे आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि भाई आगे कितने कितने प्रकार की क्या दी गई है। 5 प्रकार के हमें न्याय दिए गए हैं, जिसमें सामाजिक न्याय है, आपका आर्थिक न्याय है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ठीक है, जो नागरिकता किस भाग में है, सीधा सीधा ये प्रश्न में से तो भाग की हमने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, बाकायदा अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। तो देखिए भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ये भी पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, ये आप लोगों को पता है। नहीं सॉरी, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में डीपीएसपी है। 4 के कै में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 में संघ है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको भाग भी पता होना चाहिए कि भाग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो कैसे संशोधन करेगी, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। ये क्या है, देखो जो आधिकारिक भाषा है, यदि उससे जुड़े किसी प्रावधान में संशोधन करना है तो वो किससे करेगी, जो साधारण बहुमत होता है इसके माध्यम से किया जाएगा। देखिए बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और एक भी होता है विशेष बहुमत के साथ यदि आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो, एक प्रकार ऐसे भी संशोधन किया जाता है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। यदि कोई सांसद बिना अनुमति के 60 दिन तक संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी योग्यता को खारिज कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई, किस देश में? तो संसद सबसे पहले थी, ये ब्रिटेन में शुरू की गई थी। देखिए जितने भी हमारे संसद से संबंधित शब्द हैं ये सभी के सभी हमने ब्रिटेन से लिए हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? देखिए एक नई अखिल भारतीय सेवा के सर्जन हेतु जो प्रश्न यदि बने कि अखिल भारतीय सेवा का सर्जन कौन करेगा, तो आप क्या कहेंगे, केवल जो राज्यसभा है, ठीक है, वही क्या करेगी, अखिल भारतीय सेवा का सर्जन कर सकती है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवा है, तो आप क्या कहेंगे, भारत के अंदर 3 अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, ये 3 सेवाएं हैं भारत के अंदर जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है, और इन्हें बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यह है राज्य सरकार, राज्यसभा के पास। एक मिनट, ठीक है, राज्यसभा के पास। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो ये क्या है, विधान परिषद। विधान परिषद को आप भंग नहीं कर सकते और इस क्या केवल आप समाप्त किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते, देखिए जैसे आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा को भी आप भंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हर 2 साल के बाद में 3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ऐसे ही विधान परिषद में है। सरकारीय आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो जो केंद्र राज्य संबंध है उसकी इससे संबंध है सरकारीय आयोग का। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सरकारी आयोग का संबंध किससे है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो अरविंद पनघड़िया थे ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आपको पता है नीति आयोग की जो स्थापना है 2015 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि संविधानेतर का यहाँ पर क्या मतलब है। जो नीति आयोग है एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर का मतलब होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है, उसे संविधानेतर कहा जाता है। यह संसद के द्वारा विधि बनाकर बनाई जाती है, इन संस्थाओं को संविधानेतर कहा जाता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो जो पी.एन. भगवती जी थे उस समय भारत में जनहित याचिका को शामिल किया गया था। ये प्रश्न बनता है कि जनहित याचिका किससे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, पी.एन. भगवती जी से। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है संजय बारू। कौन सी पुस्तक है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू। ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो यह है मंगल। ठीक है दोस्तों, 2-4 प्रश्न में भूगोल के भी आए हुए हैं, तो आप थोड़ा उससे आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी समझने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश आप लोग करें। भारत के राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वह गुजरात की है। गुजरात के बाद आप इससे याद कर सकते हैं गेट से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की है। और यदि बात करें आपका जो ये केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार की, फिर लक्षद्वीप की।
तो इनकी जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो जो मिसिसिपी नदी है इसके मुहाने पर क्या बनता है? पक्षी के पंजे का डेल्टा बनता है। देशों में कौन विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जो चिली है, यहाँ पर आयोडीन बहुत मात्रा में होता है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कमी आई, कितनी? 7000 किलोमीटर की। सबसे पहले हमें क्या होता था, यदि स्वेज नहर नहीं थी तो पूरा का पूरा चक्कर दक्षिण अफ्रीका से नीचे से होकर हमें जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण किया गया, स्वेज नहर का निर्माण किया ही इस उद्देश्य से गया था कि इन भारत और यूरोप के बीच की जो, या आप बोल सकते हैं एशिया और यूरोप के बीच की जो आप खाई बोल सकते हैं, इसे कम करने के लिए, यानी कि दूरी को कम करने के लिए स्वेज नहर को खोला गया है और इससे 7000 किलोमीटर की क्या आई है? कमी आई है। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो क्या है? केवल चक्रवात की, तूफान की और केवल बवंडर की। कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक। इडेफिक मृदा से संबंधित है। तो दोस्तों ये थोड़े से जो प्रश्न है ना, मुझे लगता है कि जो भूगोल की हमारी सीरीज थी ये उसमें ऐड कर दिए गए हैं गलती से, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आज एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसल किसकी है? तो यह अंगूर की है। ये किस्में हैं इस प्रकार की, जिसमें आप सुल्ताना है, गुलाबी है, काली चंपा है, अंगूर की किस्म है। राज्यों में कौन इलायची, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जब विदेशी सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए थे तो केरल ही आए थे और केरल से मसाले लेकर गए थे। जब उन्हें वहां जाकर 60% उनको, आप देखिए इतना ज्यादा मुनाफा उनको होता है, तो फिर दोबारा वो आते हैं। तो इसलिए केरल में क्या है? सबसे ज्यादा मसाले और इलायची। कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक सड़कें हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ये जो तापी नदी है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? तो ये प्लेस्टिसोन एवं अभिनव जमा वहां पर पाया जाता है। ये देखो दो प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। भारत और मैकमोहन रेखा और ये सबसे जलप्रपात कौन सा है? भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? तो जो भारत सरकार द्वारा घोषित है ABC इंडेक्स, यह आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि ABC इंडेक्स का संबंध है तो किससे? स्वास्थ्य से। कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो यह है मनरेगा। 2006 में मनरेगा स्टार्ट किया गया था, लेकिन इससे पहले 2005 में नरेगा शुरू कर दिया गया था, उसी में फिर बाद में जोड़ा गया 2006 में मनरेगा। लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लोरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? जो हमारी आय है उसकी विषमता को मापा जाता है लोरेंज वक्र के द्वारा। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत। भारत निर्माण के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य है विलेज पब्लिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करना। कितनी? यानी कि जो 6,68,022 गांवों तक, 66,822 गांवों तक VPT विलेज पब्लिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो जो योजना आयोग है, अब नीति आयोग है, ये गरीबी का निर्धारण हमारे यहाँ करता है। भारत में 5 पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, इस योजना में क्या रखा गया था? जो उद्देश्य था संपोषणीय वृद्धि था। हालांकि इस योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया है। करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो आपने को देखा होगा जो स्थानीय मेलों पर जो कर लगाया जाता है, जो हाट पर जो कर लगाया जाता है, वह स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा लगाया जाता है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार के विकास पर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो आप क्या कहेंगे? 2000 नहीं 2.2। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो जो UNDP था, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा शुरू किया गया था। इसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। तो जो योजना आयोग है इसे आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया और किसके द्वारा? अशोक चंद्रा के द्वारा। देखिए दोस्तों स्टेटमेंट आते हैं, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा ने कहा। सबसे स्थिर, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। देखिए 10 बार तो दोस्तों मैंने खुद इस प्रश्न को देख चुका हूं, तो ये जो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र किसे? तो जो सागर का जो पारितंत्र है वो सबसे ज्यादा स्थिर पारितंत्र है।
पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक है? तो ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है इसमें प्रजातीय विविधता अधिक पाई जाती है। और यहीं पर क्या सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, क्या बोलते हैं इसको, जैव विविधता सर्वाधिक नहीं पाई जाती है। ग्रीन पीस इंडेक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो जो एम्स्टर्डम है, इसका जो मुख्यालय है वह एम्स्टर्डम में है। दोस्तों यदि अभी जो अभी शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो क्या कहेंगे आप लोग, शांति सूचकांक में अभी 126वीं रैंक है भारत की। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो जो फसली भूमि है ये मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है? तो ये हो जाएगा आपका जामनगर। ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो जो आपने देखा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो पर्यावरण प्रदूषण सौर ऊर्जा नहीं करती है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो इंसिनरेटर्स है इसका प्रयोग कूड़े को जलाने के लिए किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों वैसे तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे सभी के सभी प्रश्न है कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो जो इंसिनरेटर्स है इसका प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरे को जलाने के लिए। कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो जो स्मोग है, स्मोग को द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। सिम्प्लीपोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए, सिम्प्लीपोल ये उड़ीसा में है, तो ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसने कहा सम्मिलित नहीं है, तो सामने से लिखा हुआ है, ठीक है, सिम्प्लीपोल उड़ीसा में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो ये कोपेन का था, ठीक है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया है। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कोपेन ने ही कहा था। देशों में किसमें पंपास घास? तो जो पंपास घास है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? देखिए दो तरह की रणनीति होती है, एक होती है आपकी स्वशासन या स्वस्थाने, आप इसे कह सकते हैं स्वस्थाने, और एक होती है परिस्थाने। स्वस्थाने का मतलब क्या है? यदि अपने ही जहां पर वजह से इसमें आपका आप लोग देखते होंगे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य बना दिए, तो ये स्वस्थाने में है, क्योंकि जहां पर पक्षी हैं उन्हें वहीं पर संरक्षण करना स्वस्थाने कहा जाएगा। और परिस्थाने का मतलब होता है पक्षियों को वहां से उठाया और किसी अन्य जगह पर रख दिया। जैसे जीन बैंक हमने बनाए हैं, तो किस लिए? वो इनका संरक्षण करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो क्या है, उनके प्राकृतिक वास से अलग है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो जो डाइक्लोफिनेक है, ठीक है, ये दर्द निवारक है, पशुओं को दिया जाता है। पशु जब मर जाते हैं तो उनको हम जानते हैं कि भाई बाहर ऐसे फेंक देते हैं, फिर उसके गिद्ध आते हैं उसे खाने के लिए, उसे नोचने के लिए। तो जैसे ही गिद्ध उसे खाएंगे तो गिद्ध भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इससे क्या है, गिद्धों की जो संख्या है वो कम हुई है। देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक था? तो जो चीन है ये सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में यदि वृद्धि होती है तो इसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ, तो ये हुआ था पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो आज को यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2008 में। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया से क्या पैदा करती है? ओजोन। ओजोन पर ट्रोपोस्फीयर, देखिए ओजोन जो परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये यहाँ पर सही नहीं है। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल, आप याद कर सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहा जाता है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की? 1972 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? देखिए भारत की यदि बात करें, भारत में जो शिशु लिंगानुपात है वह सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। तो बस ये आपको याद कर लेना है, शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा, और वैसे भी लिंगानुपात हरियाणा में ही सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? जो भारत का जो 55% है यह शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे? देखिए हम बता चुके हैं लिंगानुपात सबसे कम कहाँ? हरियाणा ही है, तो बस ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो का आज का आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की किस अवधारणा, ये किसकी परिभाषा? ये संपोषणीय विकास की परिभाषा है, ठीक है। तो संपोषणीय विकास इसे कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे बोलते हैं, सतत विकास भी इसे ही कहा जाता है। ये क्या है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत,
ये हम आज क्या देखो, आज हमारे पास जो संसाधन है उन्हें क्या करना है, उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उन्हें भी किसी प्रकार का या कोई भी नुकसान, या फिर उन्हें ऐसा ना हो कि भाई सारा जो मटेरियल हमारे पास है, जो संसाधन हमारे पास, उन्हें हम ही समाप्त कर ले और उन्हें फिर कुछ ना मिले। तो ऐसा भी ना हो, तो इसलिए क्या कहा गया, सतत विकास की एक अवधारणा विकसित की गई जिसमें कहा गया कि वर्तमान में जनसंख्या सुखों का परित्याग किए बिना, यानी कि आज के सुख भी परित्याग नहीं करने हैं और भविष्य में जो आने वाली हमारी पीढ़ियां उसके लिए भी संसाधनों को बचाकर रखना है। तो दोस्तों ये हमारे आज का लास्ट प्रश्न था। देखो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने अभी तक आपको नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। दोस्तों बस मैं आपसे कहूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो चैनल को आप जरूर ही कर लें। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, हमें थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है दोस्तों। मोटिवेशन मिलेगा तब हम अच्छे से अच्छा चीज़ों को और कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद।